नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव घोषित होने के बाद अपने पहले दौरे पर पहले चरण के लिए निकल आए हैं और आज वो बिहार में और बंगाल पहुंचे। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर और बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव होना है। तो उनकी एक रैली आज बिहार में जमुई पर हुई और एक रैली उनकी कूच बिहार में हुई। हमारे साथ फ्रीलांस स्तर पर अपनी प्रतिक्रिया करने वाले 2 लोग, एक बंगाल से और एक बिहार से जुड़ रहे हैं, जो इस चर्चा में भाग लेंगे। इसमें जो रंजन है, जो बिहार से जुड़ रहे हैं, वो आज उस रैली में थे जो जमुई में हुई। और बनर्जी साहब वहां की परिस्थितियों का बहुत बेहतर आकलन करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमने इनको जोड़ा है। राजा बनर्जी साहब, तो इन दोनों लोगों से आपको मुखातिब करते हैं और इन लोगों से कुछ सवाल लेते हैं आज और वहां की परिस्थिति के बारे में, ओवरऑल परिस्थिति के बारे में भी। और प्रधानमंत्री की सभा, आज वहां ममता बनर्जी जी की भी सभा थी और कूच बिहार में, और जमुई में जहां आज सभा थी, यहीं पिछले चुनाव में भी उन्होंने, जब प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा शुरू किया था, तो शायद तारीख भी आसपास ही थी, 2 तारीख को इसी महीने में जमुई में उनकी पहली सभा हुई थी। तो उसी को उन्होंने रिपीट किया है। वहां से कुछ विजुअल्स भी भेजे हैं जो कार्यक्रम में हम बाद में ऐड करके आपको दिखा देंगे। हमारे पास रंजन जी ने भेजे हैं और हम इस बातचीत को शुरू करते हैं। तो रंजन जी, जरा सा ये बताइए कि आज वहां भीड़ भाड़ कैसी रही रैली में? जी प्रणाम। जमुई के इस रैली में तकरीबन 50,000 के करीब भीड़ थी और भीड़ जो है वो एक तरह से धीरे धीरे बढ़ा। जब 12 बजे के करीब में मोदी जी आए, उस वक्त तक थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन 1 घंटे के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान बढ़ते गया, जैसे जैसे बड़े बड़े नेता अपने अपने संबोधन करते गए, उस तरीके से भीड़ बढ़ती गई। और इस रैली में जो नेतागण आए थे, ये प्रधानमंत्री तो जाहिर है जहाज या हेलीकॉप्टर से पहुंचे होंगे, और मुख्यमंत्री जी भी थे इस रैली में और अन्य नेतागण भी थे। तो सारे लोग वायुयान और हेलीकॉप्टरों से ही आए। कितने वायुयान हेलीकॉप्टर इसमें आपको नजर आए? 8-9 के करीब जो वायुयान है, उससे सभी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, नीतीश कुमार हो और बीजेपी के और भी बड़े बड़े जो नेता हैं, वो सब कुल मिला के 8 से 9 हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड की थी सभा स्थल पे। हेलीकॉप्टर्स जी। अच्छा, ये जो पब्लिक आई थी, इसको बसों से लाया गया था? माध्यम क्या थे लोगों के पहुंचने का? ज्यादातर माध्यम बस थे और उसके साथ साथ टेम्पू भी था, बोलेरो, स्कॉर्पियो टाइप भी कुछ गाड़ियां थी, लेकिन ज्यादातर टेम्पू और बस में भर के दूर दराज से लोगों को लाया गया था पार्टी के द्वारा, चाहे वो एलजेपी हो या बीजेपी हो या जदयू के भी जो कुछ भी कार्यकर्ता थे, वो सब इन सब साधनों से आए हुए। अब जो 3 और सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम क्या उन सीटों पर भी लगे हुए हैं? हाँ, एक नवादा के सीट पे होने वाली है, संभवतः 11 अप्रैल को वहां उनका रैली हो। अच्छा, तो इस सभा में आपको किस समाज के लोग ज्यादातर नजर आए? बहुत सारे मुस्लिम्स भी वहां नजर आ रहे थे। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग क्या नीतीश कुमार जी के आकर्षण से आए थे, या बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं मुस्लिम समाज के भी? नहीं, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग थे वो सवर्ण समाज से थे और वो बहुत ही ठाट बाट के साथ आए हुए थे। अपने साथ कोई 2 बस के साथ, 4 टेम्पू के साथ, 10 स्कॉर्पियो बोलेरो के साथ, और उन लोगों के साथ जो एक भीड़ थी, हुजूम थी, उसमें चाहे कुशवाहा हो, शर्मा हो और शाहजी हो, ये लोग भी थे। मुस्लिम की जो कुछ वहां पे कुछ चंद मुस्लिम आबादी जो लोग वहां दिखे, वो ज्यादातर जदयू से संबंध रखने वाले थे। जदयू पार्टी से हो या नीतीश कुमार की अपनी जो लोकप्रियता है, उस पे वो लोग आए हुए थे, उसके वजह से। इस सीट पर जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं और एलजेपी की पार्टी के जो प्रमुख हैं, पहले यहाँ से वो खुद ही सांसद थे,
जो इस पार्टी के नेता भी हैं और मरहूम रामविलास जी के पुत्र हैं, तो उनके शायद ये बहनोई यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा है? जी जी जी, यहाँ जमुई के सीट पे 2 बार ये सिटिंग सीट है। अभी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, उनकी ये सिटिंग सीट है। 2014 और 19 में वो यहाँ से जीते हुए हैं, 14 में 30% वोट शेयर के साथ और 19 में 56% वोट शेयर के साथ। इस बार उनके अपने बहनोई मतलब जिया जी जो अरुण भारती हैं, उनको टिकट मिला है और वो मैदान में है। और राजद के तरफ से अर्चना रविदास कैंडिडेट है। अच्छा, आप जहां हैं शायद आवाज आ रही है, आपके आसपास आवाज आ रही होगी तो देख लीजिए उसको। अच्छा राजा साहब, आज प्रधानमंत्री की जो कूच बिहार में रैली हुई, उसमें जो विजुअल्स आए हैं तो भीड़ भाड़ काफी दिख रही है। कूच बिहार में और बंगाल में क्या माहौल है, आपसे हमारे हिंदी के दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि बंगाल को लेके बड़ी मतलब हिंदी बेल्ट में, इधर दिल्ली में और उसके चारों तरफ बड़ी धारणा है कि बंगाल में अब की शायद बीजेपी अपनी सीटें जो उसके पास काफी 18 सीटें थी उसमें वृद्धि करने जा रही है। तो आपका क्या नजरिया है ओवरऑल चुनाव का और इस पहले चरण का और आज की रैली का? आज कुछ बिहार में तो हाई वोल्टेज शो था। एक तरफ प्रधानमंत्री जी थे, एक तरफ ममता बनर्जी जी थे। ठीक। और ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री का ये जो डुएल था जी, इसमें कौन जीता कौन हरा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन दोनों ही बहुत ही हाई पिच कैंपेन किया और एक दूसरे के ऊपर बरसे। तो हमको ये मालूम है कि कुछ बिहार में लास्ट टाइम बीजेपी जीता था और बाकी 2 सीट में तो और ज्यादा वोट से जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी की अंदरूनी कलह है। अच्छा। मैंने कल ही देखा था कि बीजेपी की जो राज्यसभा सांसद है कुछ बिहार से ही वो आते हैं, उन्होंने कह दिया कि जो राजवंशी वोट है, राजवंशी वोट जो बीजेपी को एक तरफा जाता है, तो बीजेपी ने राजवंशियों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, वो बीजेपी के सांसद बोल रहा है। ये क्या नाम है, क्या नाम है? अनंत महाराज। अच्छा। जो राजवंशी संप्रदाय से आते हैं और उसका गुरु माना जाता है, धर्मगुरु माना जाता है। ठीक। ये आदमी बहुत ही वो समाज का बहुत ही ऊंचा मानने वाला आदमी है। इन्होंने ये बात कही। अच्छा। तो ये जो हो रहा है ना, ये 21 में भी हुआ था, आज भी हो रहा है। ये जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है, ये 2021 के पहले 2019 की ठीक पहले तृणमूल में ज्वाइन किया था। तृणमूल से आया था और ज्वाइन किया था। उसको टिकट मिल गया था, वो जीत गए थे। तो ये जो बीजेपी का अपना लोग है जी, तो इनको ये नहीं लग रहा है कि सब टिकट ये तृणमूल से आने वाला लोग ही क्यों मिलेगा। अच्छा, ये बात थोड़ा आ रहा है। और जो अलीपुरद्वार सीट है इसका बगल का, उसमें भी बीजेपी ने अपना सिटिंग एमपी चेंज किया। लेकिन इस सीट थोड़ा सेफ है, पिछले बार 2.5 लाख वोटों से जीता हुआ सीट है। अच्छा। हाँ, और है ये 7 विधानसभा अभी बीजेपी की शापाशी है। एक विधायक है जो तृणमूल में ज्वाइन किया, लेकिन वो रिजाइन नहीं किया, वो बीजेपी से ही जीता था। अच्छा। और तीसरा जो है जलपाईगुड़ी, यहाँ पर तृणमूल कमबैक करते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं? बीजेपी ने 19 साल में 1,84,000 वोटों से, लेकिन 21 साल में 7 जो विधानसभा है इस क्षेत्र का अंदर, इसमें पहले बीजेपी को 3 मिला और तृणमूल को 4 मिला। ठीक। और एक बाई इलेक्शन में भी फिर हार गया। तो अब का परिस्थिति है, तृणमूल के पास 5 एमएलए है।
ठीक। और बीजेपी के पास सिर्फ 2 एमएलए हैं। अच्छा। और ये टिकट भी बहुत लास्ट टाइम पे डिक्लेयर हुआ। बीजेपी भी मंथन करता रहा कि ये कैंडिडेट को हम चेंज करेंगे या नहीं, फिर वही कैंडिडेट को ही रिपीट किया। तो इसमें थोड़ा दुविधा है, ये सीट बीजेपी बचा पाएगी कि नहीं। नहीं तो कुछ बिहार में जो है, जो एक कांटे की टक्कर होने का संभावना है। एडवांटेज बीजेपी, अलीपुरद्वार बीजेपी, और जलपाईगुड़ी में मेरा अगर 100 रुपया किसी को ऊपर लगाना होगा तो मैं टीएमसी के ऊपर लगाऊंगा। तो एक सीट बीजेपी का नुकसान हो सकता है। अच्छा, ओवरऑल बंगाल में जो एक तीसरा मोर्चा भी है, क्या कांग्रेस और लेफ्ट इस बार साथ में है या अलग अलग लड़ रहा है? कांग्रेस और लेफ्ट इस बार सिर्फ साथ में नहीं है, एक ऐसा अच्छा अलायंस किया है कि जिसमें खिटखिटाहट बहुत कम है। अच्छा। हाँ, जो हमने 16 साल तो हम खुद इस अलायंस की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। तो उसमें इतना नॉमिनेशन पेपर भरने की टाइम भी सीट अनाउंस हो रहा था। अच्छा। हाँ। इसमें जो है कांग्रेस और लेफ्ट को ये मालूम हो गया कि हमारा स्ट्रेंथ किधर है और कहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। तो वो सीट पकड़ के इन्होंने अच्छा अलायंस किया है। और जहां कुछ नहीं होना वाला, लोग कहेंगे कि अभी 10 सीट में सीट कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, तो आप मान लीजिए उस 10 सीट में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है। जहां होने वाला है उधर अलायंस बहुत परफेक्ट हुआ है। अच्छा। तो क्या इस बार आपको ये लगता है कि जो पिछली बार इन लोगों को मुश्किल से 10% वोट मिला था दोनों को मिलके, या शायद 12%, लेफ्ट को शायद 6-7% मिला था और 4 या 5% कांग्रेस को, क्या इन लोगों का वोट इससे भी कम होगा या इससे थोड़ा बढ़ेगा? देखिए, 25 सीटों में ये जो वोट है ये घट भी सकता है। अच्छा। 5 सीटों और 10 सीटों में ये बहुत बढ़ेगा। अच्छा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग विनिंग स्ट्रेटेजी बनाए कि हमें अगर सीट जीतना है, सीट चुन के इन्होंने 3-4 सीट जीतना है। अच्छा। ऐसा करके किया है। और 7-8 सीट में अब दिखाई दे रहा है कि 7-8 सीट में ये अलायंस फैक्टर है, माने इस अलायंस और तृणमूल के बीच फाइट है। 1-2 सीट में बीजेपी भी ट्रायंगुलर फाइट में है। ठीक है। अच्छा। एकदम सीधी टक्कर है और बीजेपी उधर नहीं है। अच्छा, ऐसा भी सीट है? ऐसा कौन सा सीट हो सकता है, क्या आप नाम ले सकते हैं? मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, जंगीपुर, मालदा साउथ। अच्छा, तो इसमें से जो बहरामपुर है वहां तो बीजेपी को भी अच्छा वोट मिला था पिछली बार। वो छोड़ दीजिए, वो 21 का गल्प छोड़ दीजिए। अच्छा। 21 एक बाइनरी हो गया था। अच्छा, 2019 में बीजेपी को वोट कितना मिला था? 2 लाख शायद वोट मिला था। हाँ, ऐसा कुछ मिला था। अच्छा, ठीक। अगर वो 19-20 2 लाख भी 15%। तो आपके हिसाब से इस बार ये जो तीसरा मोर्चा है इसको भी 1 आध सीट मिलने वाली है? तीसरा मोर्चा को लोकसभा के हिसाब से तो 2 सीट था, मालदा साउथ और बहरमपुर। अधीर रंजन चौधरी का और जो गनी परिवार का गनी खान चौधरी का जो भाई था अबू हसैम खान चौधरी, इस बार वो तो वो उसका तबीयत ठीक नहीं है और उम्र हो गई, इसलिए उसका बेटा फाइट कर रहा है, ईशा खान चौधरी। ये 2 सीट तो होल्ड करेंगे और 2-3 सीट आने का बहुत ज्यादा संभावना है। और साउथ बंगाल में जी आपका कनेक्शन थोड़ा सा लग रहा है कठिनाई कर रहा है इस समय, तो मैं रंजन जी आपके पास आता हूं। अपना माइक ऑन कर लीजिए। आपका माइक ऑफ है। रंजन जी, ये जो 3 सीटें हैं जिसमें 4 सीटें
इसमें पिछले चुनाव में तो खैर सारी ही की सारी किशनगंज छोड़ के सब इनके पास थी। आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो गठबंधन बना है कांग्रेस और लालू जी की पार्टी का, खासकर बाकी छोटी छोटी पार्टियां तो सब या तो बीजेपी के साथ हैं या बीएसपी वगैरह अपना अलग लड़ रही हैं, तो इसमें इन चारों सीटों में आपको इनका जो माई गठबंधन है यानी माइनॉरिटी मुस्लिम्स और यादव का वोट, इसके अलावा भी समाज के किसी हिस्से में महंगाई बेरोजगारी वगैरह का कोई असर है? जी, जिस तरीके से यादव और मुस्लिम अभी भी 90% के करीब करीब डेडिकेटेड होके आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। रविदास जो समुदाय होता है जिसको बिहार में चमार संभवतः कहा जाता है, तो वो कम्युनिटी भी पूरी डेडिकेटेड होके गठबंधन सहयोगी के साथ है। और उसके साथ ही शर्मा जो है उसमें दो तरह के वो शर्मा होते हैं, एक होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं और एक लोहा का काम करते हैं। अभी एक थे वो कह रहे थे कि हम लकड़ी का काम करते हैं, वो शर्मा जी हैं, लेकिन हम लोग मेरे पूरे फैमिली और गांव का भी ठीक ठाक मात्रा जो है वो लालू यादव और आरजेडी के साथ है। तो कुछ और भी कम्युनिटी है जो आरजेडी के साथ है, ईबीसी का जो आता है, जैसे हमने पहले कहा रविदास ईबीसी में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज की रैली में आपने, अभी आपका भी इंटरनेट कुछ गड़बड़ कर रहा है लगता है, या मेरा ही इंटरनेट गड़बड़ है, पता नहीं, कनेक्शन की इशू आ रहा है। तो ये दो हमारे सहयोगी थे जिनसे हमने आज जहां प्रधानमंत्री गए उस इलाके में बात की। अब कुछ विजुअल्स हमें ये रंजन जी ने भेजे हैं जिनमें आप प्रधानमंत्री की रैली से संबंधित कुछ सवाल जवाब इनके द्वारा सुन सकते हैं, वो हम इसमें अटैच कर देते हैं। तो आज की इलेक्शन रपट में इतना ही, फिर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कहाँ से आए हैं? जमुई से, मनियड्डा, दौलतपुर पंचायत। आज यहाँ मोदी जी का रैली है और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहीं से जमुई से 2 अप्रैल को मोदी जी अपने रैली को, चुनावी रैली को शुरुआत की थी। इस बार भी 2 दिन लेट 4 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के हिसाब से बिहार में चुनावी रैली की शुरुआत मोदी जी यहीं से कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार किसकी रुझान हो सकती है, किस पार्टी की सरकार बन सकती है, या बिहार में किस पार्टी को अच्छी बहुमत सीटें मिल सकती है? सबसे पहले तो आपको हमसे पूछने के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपके सवाल को जवाब हम दे रहे हैं। मोदी जी पिछले बार जब आए थे तो आने से पहले ये पुल क्षतिग्रस्त था, ये रूट बाधित है इस पुल के कारण। तो केंद्र में सरकार अपना, जमुई में विधायक अपना, जमुई का सांसद अपना, फिर भी 5 साल हो गया दोबारा मोदी जी यहाँ चले आए, लेकिन ये पुल आज तक चालू नहीं हो पाया। तो मोदी जी से, आपके माध्यम से मोदी जी तक मेरा बात अगर पहुँच जाए तो मोदी जी को इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, जो कि हम पिछले बार गए उस समय भी क्षतिग्रस्त था, फिर दोबारा हम यहाँ आए 5 साल से ज़्यादा, 5 साल हो गया, और दोबारा हम आए यहाँ फिर सभा को संबोधित करने, और फिर ये पुल अभी तक बाधित है, चालू नहीं हुआ। और अगर चालू नहीं हुआ तो जनता को क्या चाहिए? जनता को विकास चाहिए। जनता को मोदी जी को फोटो नहीं चाहिए, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। का फोटो नहीं चाहिए, जनता का चाहिए विकास। जनता को देखिए क्या चाहिए, जनता को डीजल पेट्रोल सबकी आवश्यकता है। डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? वही आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद मुद्दा नहीं होगा? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? जिस तरीके से लगातार पिछले 10 वर्षों से मोदी जी परिवारवाद कह के कांग्रेस या बाकी तमाम विपक्षी पार्टी पर हमलावर हैं, आज यही सीट, जमुई की जो सीट है, क्या ये परिवारवाद के जद में घिरा हुआ नहीं है? ये हम भी मोदी जी का सपोर्टर हैं, हम भी मोदी जी का ही वोटर हैं, लेकिन अब की बार सरकार बने न बने ये हम तो गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन मोदी जी माइनस में जाएंगे। आप ये मानते हैं? जी 100% मोदी जी माइनस में जाएंगे।
प्रधानमंत्री बन जाए वो हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो अनुमान है, जनता का जो रुझान है, इससे ये सच साबित होता है कि अब की मोदी जी माइनस में जा रहे हैं। क्या लगता है, पिछली बार 2019 में 40 लोकसभा सीटों में बिहार में 39 एनडीए को मिला था, इस बार क्या अनुमान आपको लग रहा है? 50%, मतलब 20 के करीब। 20 के करीब। क्या नाम है चाचा आपका? सुरेश मिस्त्री। अच्छा, कहाँ से आए हैं? भजौर। क्या लगता है इस बार किसका रुझान है? मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे मोदी जी? उनका काम ऐसा किए हैं। क्या काम किए हैं बताइए, 2-4 काम कर रहे हैं। इतना सबके गरीब आदमी के दे रहे हैं, अनाज पानी की वजह से खाना जो देगा उसी ने नाम लेंगे। और नौजवान जो हैं, आपके बच्चे होंगे, उन लोगों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। तो क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो वही तो बोले कि करेंगे, सब करेंगे, तो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं कि रोजगार जो है, बेरोजगारी एक मुद्दा है जो अभी तक मोदी जी के राज में सॉल्व नहीं हो पाया है। आपका क्या नाम है सर? हाँ, सिंहेश्वर पाल। कहीं जोर से बोलिए ताकि मैं। सिंहेश्वर पाल। कहाँ से आए हैं? बोधवन तालाब, जम्मू पुरानी बाजार। अच्छा, क्या करते हैं आप? गुमटी पर काम करते, गुमटी में चलाते हैं। क्या लगता है इस बार रोजगार या दिहाड़ी, जिस तरीके से जो नीचे तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनका दिहाड़ी, उसकी मजदूरी रोजाना जो मिलता है, ये मुद्दा हो सकता है इस बार के चुनाव में? क्योंकि पहले की तरह जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, रोजगार जो दिनचर्या, हर दिन का जो मेहनतनामा है, वो बढ़ा है अभी? जी हाँ, बढ़ा है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ा है जी। मजदूरी भी बढ़ा है जी। और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? जैसे जो रोजगार करने वाले हैं तो मिल ही रहा है। अब जो सुत्ते वाला रहेगा तो उसको क्या मिलेगा? बेरोजगारी क्या लगता है, महंगाई क्या लगता है आपको, मुद्दा हो सकता है? महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? जैसे महंगाई बढ़ी है तो लोगों का जो है आमदनी भी बढ़ी है, तो इसको क्या कहिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता शर्मा हो गया। हम कहाँ से आए? जमुई से। क्या लगता है इस बार क्या संभावना है, क्या रुझान है? इस बार रुझान है नरेंद्र मोदी की तरफ से। अच्छा, और इस बार के चुनाव के में कोई मुद्दा है? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब मुद्दा है या सिर्फ लहर है? नहीं, मुद्दा है, लहर नहीं है। बेरोजगारी है तो बेरोजगारी भागेगा ही, क्योंकि अभी बोले कि जो 10 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। अच्छा, पिछले 10 साल में जो काम मोदी जी नहीं कर पाए वो अब करेंगे? बहुत किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा करने का वादा किए हैं। जो बच्चा, क्या नाम है? रीना कुमारी। जमुई से हैं? लोहरा से। तो एक तरफ तो अर्चना रविदास है और एक तरफ अरुण भारती हैं, एलजेपी के उम्मीदवार। तो क्या लगता है इस बार यहाँ की जनता किसे पसंद करेगी या रुझान क्या है? अरुण भारती को करेंगे। अरुण भारती को जी। किस आधार पे? कोई मुद्दा होगा या फिर ऐसे ही? है ना, अब मोदी जी के साथ हम लोग समर्थन में हैं, तो काम किए हैं। मोदी जी 370 धारा पहला नंबर तो कश्मीर से हटाए हैं। नहीं, वो तो मंदिर बनाए हैं, 370 हटाए हैं, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब रोजगार मिलेगा। अभी स्वरोजगार मोदी जी तो आप तो चूंकि महिला हैं, घर में रहती हैं, तो महंगाई के बारे में सबसे अच्छी तरीके से जानती होगी कि महंगाई। ये तो बोले पहला नंबर से स्वरोजगार भी मोदी जी दे रहे हैं, प्लस रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार के लिए जी आप पैसा जाइए कहीं से लेने के लिए तो 10% 20% मांग कर देता है, इंसान नहीं दे पाता है, रोजगार कर पाता है। उसके लिए भी मोदी जी सुविधा दिया है। आजीविका में जाइए, लीजिए पैसा, 1 रुपया % उठता है।